Hello, Wangshan lovers, welcome back to my channel and welcome back to another part of Lonely Bridge Wangshan fan fiction. लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था जेंगशा वुयिंग से कहता है वे हुशियन हमें अपने प्लान में कुछ बदलाव करने होंगे। जेंगशा वुयिंग से कहता है मैंने बाहर पता किया है तो वो लोग जो भी कार जा रहा है उन सबसे अच्छे से पूछताछ कर रहे हैं और उनका पीछा भी कर रहे हैं, तो तुम कैरेज में फैंग के साथ तो नहीं जा सकते। अब तुम्हारे पास एक ही आइडिया है, तुम्हें मेरी मिस्ट्रेस बनकर यहाँ से जाना होगा। वुयिंग कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, ये तुम कैसा आइडिया दे रहे हो। जिंगशा कहता है वे विशन तुम्हें बस कुछ समय के लिए नाटक करना है, तुम सेफली लांग वांगजी के पास तक पहुंच जाओगे, उसके बाद तुम दोनों आराम से जा सकते हो। अगर तुम एक लेडी का रूप लेकर यहाँ से कैरेज में फैंग के साथ जाते हो और अगर कोई फैंग से पूछता है तो वो सबको बता देगी कि तुम मेरी मिस्ट्रेस हो और वो तुम्हें वापस ब्रॉथल छोड़ने जा रही है। युनमक के पास में ही एक ब्रॉथल है, मैंने ऑलरेडी उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम वहाँ पर एज अ लेडी पहुँचने वाले हो और तुम्हारे पास केवल एक ही विजिटर होगा जो कि लांग वांगजी होगा। मुझे लगता है ये प्लान मैंने तुम्हें बचाने के लिए बनाया है, तो हंगुन जिन को भी इस प्लान से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वही गुस्से कहता है जंगशा तुम कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रहे हो, तुम्हें भी इस प्लान में शामिल होना होगा। और वो उसके कान में कुछ कहता है जिससे जंगशा उससे कहता है तुम सच में बहुत शेमलेस हो। अब वेइंग ने जिंगशा को क्या प्लान बताया था ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। अब जिंगशा आंट याने को वेइंग को एक लेडी की तरह तैयार करने के लिए कह देता है। आंट याने जब वेइंग की ड्रेस को ठीक कर रही होती हैं तो वो उसके नेक पर बाइट देखती हैं। वेइंग वो बाइट्स देखकर शाय फील करने लगता है, तो आंट याने उससे कहती है आशियन इसमें एम्बैरेसिंग फील करने की क्या बात है, हंगुन चुन सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो हम देख सकते हैं। वेइंग का फेस और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। अब वेइंग रेडी हो जाता है और वो अपने ऊपर एक शॉल डालकर कार्ट में बैठ जाता है। जेंगशा फैंग को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और फैंग वेइंग के साथ बैठकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मैंग्याओ के भेजे हुए कुछ लोग जेंगशा को उस लेडी यानी कि वेइंग को गले लगाते हुए और उसे कार्ट में बिठाते हुए देख लेते हैं। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं क्या क्लान लीडर जांग ऐसे शौक भी रखते हैं जो उनकी एक मिस्ट्रेस भी है, लेकिन मास्टर ने हमसे कहा है कि हमें हर किसी को अच्छे से तहकीकात करनी होगी, तो हमें चेक करना चाहिए। और वो दोनों उस कैरेज का पीछा करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय आगे जाने के बाद वो कैरेज उसी दाइमा के घर जाकर रुकता है जो फैंग की माँ थी। फैंग ने ऑलरेडी अपनी माँ को प्लान के बारे में बता दिया था, तो वो दाइमा वेइंग से कहती है यंग मास्टर आप चिंता मत करिए, हम वही करेंगे जो हमसे कहा गया है। कुछ समय आगे जाकर वो दाइमा और फैंग एक घर में जाकर रुकती हैं और वेइंग उसी कार्ट में होता है। तभी वो दोनों लड़के जो उनका पीछा कर रहे थे वो उस कार्ट का पर्दा हटा देते हैं। वेइंग अचानक शॉक रह जाता है, तो वो दोनों लड़के कहते हैं हम इस कैरेज के ड्राइवर्स हैं, हम पूछना चाहते थे क्या आप कंफर्टेबल हैं। वेइंग कहता है हाँ मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। तभी वहाँ फैंग आती है और उन दोनों से पूछने लगती है कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। वो दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब फाइनली वेइंग येलिंग के फेमस ब्रॉथल चुनहुआ में पहुंचता है। जैसा कि जंगशा ने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया था, तो उस ब्रॉथल में जाने के बाद वेइंग से कोई भी क्वेश्चंस नहीं करता, क्योंकि ब्रॉथल की जो मेन लेडी थी उसे कह दिया गया था कि वेइंग का केवल एक ही विजिटर है जो कि बहुत बड़े क्लान से हैं। वो विजिटर और कोई नहीं लांग वांगजी ही होने वाला था। लेकिन कुछ समय बाद वेइंग को जंगशा का मैसेज मिलता है लांग वांगजी को एक लंबा रास्ता लेना पड़ा जिस वजह से उसे पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। वेइंग देखता है कि ब्रॉथल में दो लोग उसे घूर घूर कर देखे ही जा रहे थे। वेइंग सोचने लगता है लंजा तुम्हें जल्दी से मेरे पास आना होगा, इससे पहले कोई और आ जाए। डोर की बेल बजती है। वेइंग डोर से काफ़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसे पकड़ लेता है। सैंडलवुड की स्मेल की वजह से वेइंग समझ जाता है कि वो वांगजी ही है। वेइंग उससे कहता है आर गागा तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। वो दो लोग जो वेइंग को घूर घूर कर देख रहे थे वो उनके रूम के अंदर झांकने का सोचते हैं, लेकिन वांगजी के चेहरे पर गुस्सा देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं हमें जल्दी आना चाहिए था। तो दूसरा उससे कहता है क्या तुम भूल गए हो लेडी ने क्या कहा था कि ये लेडी सिर्फ उसी यंग मास्टर के लिए है, ये यंग मास्टर जरूर बहुत स्पेशल रहे होंगे। वेइंग के रूम में वांगजी वेइंग से अलग नहीं होता, तो वेइंग उससे कहता है लंजा वो दोनों जा चुके हैं, अब तुम अलग हो सकते हो। लेकिन वांगजी उसे टाइटली हक करते हुए कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया।
विंग उसे कहता है, लंचा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले ही वांग जी उसके लोअर लिप पर बाइट कर लेता है और उसको बेड पर लिटाते हुए उसके ऊपर आ जाता है। यार मैंने पहले ही बताया था इस फैन फिक्शन में बहुत सारे किसिंग सीन्स हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगली बार से मैं कुछ सीन्स स्किप कर दूंगी। विंग वांगजी के चेस्ट पर सिर रखकर लेटा होता है। वांगजी उसके बालों को सहराते हुए कहने लगता है, तुमसे थोड़ा दूर रहकर ही मैं बहुत डर गया था। मुझे लग रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। विंग उससे कहता है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे थे लंजा? तुम्हें पता है ना मुझे इतनी आसानी से कुछ नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मेरी ये सोल और ये बॉडी अब सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। अब विंग उससे कहता है, लंचा जब तुमने जंगचा को लैंड कोड ऑफ कम्युनिकेशन सिखाया था तो तुमने कहा था कि ये केवल लैंड क्लैन के लोगों के लिए ही वर्क करता है, या फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने लैंड क्लैन में शादी की हो। फिर ऐसा कैसे हुआ? तो वांगजी उससे कहता है, विंग तुमने भी ये नोटिस किया? दरअसल उस समय मैंने पूरी बात नहीं बताई थी। लैंड कोड ऑफ कम्युनिकेशन सीखने के लिए आपके दिल में लैंड क्लैन को लेकर लॉयल्टी, ट्रस्ट और साथ में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी होनी चाहिए। मुझे लगता है लैंड क्लैन में ऐसा कोई है जिसके लिए जेंगशा फीलिंग्स रखता है। अब विंग उससे कहता है, लंचा क्या तुम्हारे क्लैन में कोई ऐसी नेचुरल ब्यूटी है जिसके लिए जेंगशा फीलिंग्स रखता हो? तो वांगशी उससे कहता है, मुझे नहीं पता विंग, मैंने कभी लेडीज़ पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद वांगजी नोटिस करता है कि वेइंग को अभी भी कोई बात परेशान कर रही थी। तो वांगजी उससे कहता है, तुम अभी भी कुछ सोच रहे हो ना? वेइंग उससे कहता है, लंजा मैं सोच रहा था मेरी कोर एक्टिवेटेड कैसे हो गई। लंजा मुझे लगता है अपनी कोर खो देने के बाद भी मैं स्वेबियान को खोल सकता था, पर मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी कोर ट्रांसफ़र की गई थी, क्रश नहीं हुई थी। और जब मुझे मोशन्यू की ये नई बॉडी मिली जिसमें उसकी कोर थी, तो इस कोर को एक्टिवेट किया जा सकता था। और जब पहली बार तुमने मुझे अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी बॉडी ने उसे रिजेक्ट किया, लेकिन दूसरी बार जब तुमने उसे किया तो मेरी बॉडी धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगी। और जब तुमने और जिंगशा ने दोनों ने मुझे अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, तो जिंगशा की ट्रांसफर्ड एनर्जी को मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट किया क्योंकि उसके अंदर मेरी ही कोर थी, और तुम्हारी एनर्जी को एक्सेप्ट किया क्योंकि तुम मेरे ही हो। ये सुनकर वांगजी के ईयर्स और रेड हो जाते हैं और वो विंग को कस के पकड़ लेता है। अब विंग उसे कहता है, लंचा मुझे डर है मेंग्याओ आगे क्या करने वाला है। मुझे लगता है मुझे अभी कुछ समय तक लेडी की ड्रेस में ही रहना होगा। लेकिन वांगजी उसके रोब हटाते हुए कहता है, तुम ये ड्रेस नहीं पहनोगे। विंग कहता है, क्यों? वांगजी कहता है, क्योंकि ये रेड कलर है और इसे पहनने के बाद सब लोगों की अटेंशन तुम्हारे ऊपर ही रहती है। विंग कहता है, लंचा तुम्हें फिर जेलसी हो रही है? विंग उसे गले लगा लेता है, तभी उसे वेनिंग की याद आती है। वांगजी कहता है, क्या हुआ? तो विंग कहता है, मैंने वेनिंग से कहा था कि वो उन दाई माँ पर नज़र रखे क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब विंग वार्डरोब से कुछ पुराने कपड़े निकालता है जो वो लोटस कोव से लेकर आया था, और वो वुमेन के कपड़े अपने लिए रखता है और मैन के कपड़े वांगजी को दे देता है। विंग उससे कहता है, ये फार्मर क्लोथ्स हैं, तुम इनमें भी इतने एलिगेंट कैसे लग सकते हो लंजा? वांगजी को समझ नहीं आता कि वो क्या आंसर दे। वो सीधा जाता है और विंग के गले लग जाता है। विंग उससे कहता है, क्या हुआ? वांगजी कहता है, विंग अब मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहता, प्लीज़ मेरी आंखों के सामने से दूर मत होना। वही कहता है, लंजा तुमने फिर वही किया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे इतनी स्वीट बातें मत किया करो, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विंग वांगजी को सीधे एक वॉल पर पुश करता है और उसे किस करने लगता है। वो वांगजी के रोब खोलने लगता है, लेकिन तभी वो विंडो पर वैनिंग को देखता है और तुरंत वांगजी से अलग हो जाता है। वो देखता है कि वैनिंग को बहुत चोट लगी हुई थी। क्योंकि वेइंग लेडी ड्रेस में था तो वेनिंग उसे घूरता रहता है। वांगजी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों के बीच में आ जाता है। तो वेंग उसे कहता है, लंजा वो बस शॉक्ड हो गया है क्योंकि उसने मुझे ऐसी ड्रेस में देख लिया है। वांगजी सामने से हट जाता है, लेकिन उसे और भी ज़्यादा जेलसी होने लगती है जब वेइंग वेन्नी की तरफ जाता है और उसका फेस पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें इतनी चोट कैसे आ गई? वैनिंग कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी वांगजी के पास एक बटरफ्लाई आती है और उसे लैन चिचैन का मैसेज मिलता है। लेटर में लिखा था, वांगजी जिंगचा को पता चला है कि जिनलिंग ने अपने रूम में एक नोट छोड़ा है जिसमें उसने लिखा है कि वो नाइट हंट पर जा रहा है। सुजी और जिंगी भी अपने रूम में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैटर पर चेक करो।
मैंग्याओ ने मेजर क्लैंस के बीच एक गेट टुगेदर रखने का सोचा है। वो और जिंगचा वन बाय वन बड़े बड़े क्लान लीडर्स का वेलकम कर रहे हैं। जिंगचा दिखा नहीं रहा है, लेकिन मुझे पता है वो काफ़ी टेंशन में है। मुझे लगता है मैंग्याओ के दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। अब वैनिंग वेइंग को बताता है, मास्टर, जैसा कि आपने कहा था, मैं उन दाई माँ के घर पर गया था। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ लोग उनसे पूछताछ करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा आपने उनसे कहने के लिए कहा था। लेकिन जब मैं वापस लौट रहा था तो मैंने कुछ पॉपेट्स को देखा और अजीब सी आवाज़ मुझे आने लगी थी। जब मैंने उस आवाज़ को फॉलो किया तो वो आवाज़ ब्यूरियल माउंट से आ रही थी। मैं उस आवाज़ के और नज़दीक जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैं और आगे जाने की कोशिश करता मुझे एक झटका लगता और मैं पीछे गिर जाता। विंग कहता है, तो इसीलिए तुम्हें इतनी चोट लगी है? वेनिंग कहता है, हाँ मास्टर, लेकिन मैंने वहाँ काफ़ी लोगों की आवाज़ें भी सुनी। मुझे लगता है ब्यूरियल माउंट्स में आपके क्वार्टर्स में काफ़ी लोग बंद हैं। वेइंग और वांगजी समझ जाते हैं कि वो आवाज़ें किसकी होंगी। वेइंग वेनिंग से कहता है, वेनिंग, मुझे लगता है तुमने जो आवाज़ें मेरे क्वार्टर से आती हुई सुनी वो जिनलिंग और उसके दोस्तों की हैं। वेनिंग ये सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि जब से उसने जिनलिंग के पिता की हत्या कर दी थी तब से वो खुद को माफ़ नहीं कर पाया था और वो जिनलिंग को बचाने के लिए कुछ भी करना चाहता था। वेइंग समझ जाता है और वो वेनिंग को गले लगाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, हम जिनलिंग को कुछ नहीं होने देंगे। ये सब वांगजी देख रहा था। अब वेइंग जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी वांगजी वेनिंग से कहता है, वेनिंग, कुछ समय हमारा बाहर इंतज़ार करो, हम अभी आते हैं। वेनिंग विंडो से बाहर चला जाता है और वांगजी विंडो को लॉक कर देता है। तभी वेइंग उसे कहता है, लंजा, हमें अभी जाना होगा, लेकिन वांगजी गुस्से में उसे वॉल पर पुश करता है। वांगजी उसके क्लोथ रिमूव करने लगता है तो वेइंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, लंजा, तुम ये क्या कर रहे हो? तो वांगजी उसका हाथ हटाते हुए कहता है, वेइंग, प्लीज़ मुझे आज रोकने की कोशिश मत करो। वांगजी वेइंग की पूरी बॉडी पर अपना हाथ फिराते हुए उसे नेक पर किस करने लगता है। अब वांगजी उसके ट्राउज़र बेल्ट की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वेइंग भी अब एक्साइटमेंट फील करने लगता है और वांगजी को पैशनेट किस करने लगता है, तभी वो देखता है वांगजी ने अपना हाथ हटा लिया था और वो उससे दूर हो गया था। वेइंग को अचानक गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, लंजा, ये क्या तरीका है? जो तुमने शुरू किया था उसे ख़त्म करो। क्या कोई आ गया है क्या? वांगजी कहता है, कोई नहीं आया है। तो वेइंग कहता है, फिर तुम क्यों अचानक रुक गए? तो वांगजी उसके ऊपर हाथ फिराते हुए कहता है, माई स्वीट वेइंग, अब तुम्हें पता चला मुझे कैसा फील हुआ था जब तुमने वेनिंग को हक किया था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरी फीलिंग्स के साथ मत खेला करो। तुम्हें पता है कि मुझे बुरा लगता है जब मैं तुम्हें किसी और की बाहों में देखता हूँ। ये तुम्हारी सजा है। वही गुस्से कहता है, लंजा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वेनिंग मेरे लिए एक भाई की तरह है, उससे जेलस होने की क्या बात है? लेकिन वांगजी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उससे कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, हमें देर हो रही है। वांगजी आगे जाने लगता है और वेइंग सोचता रहता है, क्या उसे इतना बुरा लगा है? मैं बाद में उससे माफ़ी मांग लूँगा। अब वेइंग, वांगजी और वेनिंग तीनों मिलकर ब्यूरियल माउंट्स की तरफ जाने लगते हैं। तीनों में से आपस में कोई बात नहीं करता। अब वेइंग से वांगजी का चुप होना बर्दाश्त नहीं होता। वेइंग उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वांगजी उसका ज़्यादा कुछ जवाब नहीं देता। वेइंग सोचता है, लगता है अभी भी लंजा मुझसे अपसेट है। वेइंग उसके सामने आ जाता है और उसका फेस पकड़ते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैंने तुम्हें हर्ट किया। वांगजी फिर भी कुछ नहीं कहता तो वेइंग उससे कहता है, लंजा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? वेइंग देखता है कि वेनिंग उनसे काफ़ी आगे था और उसकी वांगजी और वेइंग पर कोई नज़र नहीं थी। वो तुरंत वांगजी को एक पेड़ के पीछे ले आता है और उसे पेड़ पर पुश करता है। वांगजी उसे गुस्से में देखता है तो वेइंग अपना हाथ उसके मुंह पर रख देता है और उससे कहता है, लंजा, मैं सच में अपने बिहेवियर के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अपसेट हो जाओगे। मैं तुम्हें खुद से अपसेट होता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो अपना हाथ वांगजी के मुंह से हटाता है और तुरंत उसे किस करने लगता है। वांगजी भी धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है और उसकी वेस्ट पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। लेकिन वांगजी अब उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसके हाथ उसकी बेल्ट पर जाने लगे थे। तो वेइंग उसका फेस अपनी तरफ करते हुए कहता है, लंजा, क्या तुम भूल गए हो हम कहाँ हैं और हम किस लिए यहाँ आए हैं? तुम इतने शेमलेस कैसे हो गए हो?
लेकिन वांगजी फिर भी नहीं रुकता और उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वेइंग। लेकिन वेइंग को लगने लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है, क्योंकि लंजा एक प्राइवेट पर्सन है, वो इस तरीके की हरकतें पब्लिक प्लेस में नहीं करेगा। वेइंग जब ज़बरदस्ती लंजा को खुद से अलग करता है तो वांगजी को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से वेइंग को पुश करता है। अब वेइंग को समझ आ जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है और वो वेनिंग की तरफ देखता है तो वेनिंग भी चेंज होने लगा था। वेइंग तुरंत अपनी फ्लूट लेता है और बजाने लगता है। वेनिंग के आसपास काला धुआं इकट्ठा हो जाता है और सेम सिचुएशन वांगजी के साथ होती है। वेइंग अपनी ट्यून को थोड़ा सा चेंज करता है और वांगजी के आसपास जो काला धुआं था वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर जाने लगता है। वांगजी बेहोश हो जाता है और सीधे वेइंग की बाहों में आकर गिरता है। वेइंग कुछ पानी की बूंदें लेकर वांगजी के फेस पर डालता है। वांगजी को होश आने लगता है और वो वेइंग से कहता है, अभी मुझे क्या हुआ था? तो वेइंग उससे कहता है, तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ था? तुम यहाँ पब्लिक प्लेस में मेरे साथ वो सब करने की कोशिश कर रहे थे। तो वांगजी उससे माफ़ी मांगता है और उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो वेइंग, मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना? वेइंग कहता है, कोई बात नहीं हंगुंजुन, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इस जगह पर बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी है। जिसने भी उन पपेट्स को बनाया है, मुझे लगता है उसे नहीं पता कि उन्हें कंट्रोल कैसे करना है। क्योंकि ये नायरन के 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स मेरे पास हैं, इसलिए मैं उन्हें कंट्रोल कर पाया। अब वेइंग वेनिंग की तरफ बढ़ता है। वेनिंग को भी होश आने लगता है और वो वांगजी से कहता है, मास्टर लैंड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहता था। वांगजी कहता है, मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए वेनिंग, मैं हमेशा तुमसे रूड बिहेव करता आया हूँ, लेकिन सच तो यह है कि तुमने हमेशा वेइंग की मदद करने की ही कोशिश की है। तुमने मेरे वेइंग का तब साथ दिया जब किसी ने भी नहीं दिया था, उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अब वेइंग अपने पास से 2 तालिस्मान निकालता है और अपने ब्लड से उन पर कुछ ड्रॉ करता है और वेनिंग और वांगजी के ऊपर लगा देता है। वांगजी उससे कहता है, तुमने अपने ऊपर क्यों नहीं लगाया? वेइंग हंसते हुए कहता है, लंजा मेरे ऊपर ये सब का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी चैंचिंग ये सब की मास्टर है, तो मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। अब वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा क्या तुम जेवूज उनसे कांटेक्ट कर सकते हो? तुम्हें उन्हें बताना होगा कि मैंग्याओ ने जिनलिंग और बाकी सबको यहाँ ब्यूरियल माउंट्स में कैद करके रखा है। लेकिन इससे पहले कि वांगजी कुछ भी कह पाता, तभी लैन चिचैन का एक और मैसेज उसे मिलता है। लैन चिचैन कहता है, वांगजी मैंग्याओ ने सारे क्लैंस के सामने जिनलिंग और बाकी सबकी किडनैपिंग का जिम्मेदार वेइंग को ठहराया है। उसका कहना है कि युनमक के पास एक केव में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका इस्तेमाल करके वो वेइंग को हरा सकता है। अभी हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। वांगजी मुझे लगता है, लेकिन इसके आगे वांगजी लेटर नहीं पढ़ता। तो वेइंग उससे पूछता है, लंजा तुम रुक क्यों गए? वांगजी कहता है, अब इसमें आगे कुछ नहीं है वेइंग, मुझे लगता है हमें जल्दी करना चाहिए और उन सभी यंग स्टूडेंट्स को बचाना चाहिए। वेइंग और वांगजी उन सारे यंग स्टूडेंट्स को बचाने के लिए ब्यूरल माउंट्स में पहुंच जाते हैं। ब्यूरल माउंट्स में जाते वक्त वेइंग को पता चलता है कि वहाँ एक बैरियर लगाया गया था। वो ये कहता है, लंजा मुझे याद है जब मैं ब्यूरल माउंट्स में रहा करता था तो मेरे चैम्बर में एक सुरंग थी, वो यहीं कहीं होनी चाहिए, उसके ज़रिए हम अपने चैम्बर तक पहुंच सकते हैं और हमें बैरियर भी नहीं तोड़ना होगा, जिससे हमारे दुश्मन को खबर भी नहीं होगी। वेनिंग को तुरंत याद आ जाता है कि उसकी वो सुरंग कहाँ थी। तो वेइंग उससे कहता है, वेनिंग तुम्हें कैसे सब कुछ याद है? तो वांगजी उससे कहता है, वेइंग हम सबको पता है कि यहाँ सबकी मेमोरी बहुत तेज है तुम्हें छोड़कर, तुम ही सारी बातें बहुत जल्दी भूल जाते हो। इस बात पर वेइंग हंसने लगता है। अब वेइंग वांगजी से कहता है, लंचा मुझे लगता है हम दोनों को पहले सुरंग में अंदर चलना चाहिए, वेनिंग को हम एंट्रेंस पे ही छोड़ देते हैं, जिससे अगर कोई आने की कोशिश करेगा तो वो हमें अलर्ट कर देगा। वांगजी वेनिंग को कुछ देते हुए कहता है, तुम यहीं रहना और अगर कुछ भी अजीब फील हो तो इसे ब्लो कर देना। अब वेइंग और वांगजी दोनों सुरंग के अंदर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। तो वांगजी लाइट के लिए अपने बीचन का इस्तेमाल करता है। अब वेइंग उससे कहता है, लंचा ये सुरंग मेरी चैम्बर की तरफ जाती है, किसी को कोई भनक ना लगे इसके लिए तुम्हें सुरंग के चारों ओर साइलेंसिंग स्पेल लगा देनी चाहिए। वांगजी ऐसा ही करता है। अब वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा अगर हम उन सबको नहीं बचा पाए तो मुझे उनके साथ ही रुकना होगा। वांगजी कहता है, मैं तुम्हें वहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा।
वांगजी वियिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वियिंग मुझे पता है तुम हमेशा बाकी सबके बारे में सोचते हो, अपने बारे में कभी नहीं सोचते। लेकिन मेरे लिए हमेशा तुम पहले हो, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती भी है तो मैं उन सब के साथ रुक जाऊंगा। वियिंग कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन वांगजी उससे पहले ही अपने लिप्स के जरिए उसके लिप्स ब्लॉक कर देता है। वांगजी उसे एक डीप किस करते हुए कहता है, वियिंग जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो प्लीज मेरे साथ गुसू चलना। विंग भी उसके चीक्स पकड़ते हुए कहता है, लंचा मैं तुम्हारे साथ गूसू जरूर चलूंगा। गूसू क्या, तुम जहाँ जाओ मैं वहाँ जाऊंगा। मैं तुम्हारी छाया बनकर रहूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो ये लाइन कह पाता, वांगजी फिर उसको किस करता है और उससे कहता है, प्लीज प्रॉमिस मत कहो, क्योंकि तुम कभी भी अपने प्रॉमिसेस नहीं रख पाते हो। अब सुशी भी ब्यूरल माउंट्स में आता है, और क्योंकि वो बैरियर्स सुशी ने ही क्रिएट किए थे तो उस पर उन बैरियर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। सुशी विंग के चैम्बर में आता है और वो देखता है कि सारे यंग स्टूडेंट्स वहाँ बेहोश पड़े थे। वो एक मास्क वेयर करता है और लैन सुजुई को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो होश में नहीं आता तो वो वाइन का एक कप लेकर सुजुई के फेस पर डाल देता है, और विंग और वांगजी दोनों सुरंग के किनारे तक आ जाते हैं। विंग वांगजी से कहता है, लंजा मेरे चैम्बर में तुम्हारा स्वागत है। अगर परिस्थितियां कुछ ठीक होती तो मैं तुमसे यहाँ मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कहता। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वांगजी ने लान सुजुई की आवाज़ सुनी जो कि दर्द में चिल्ला रहा था। सुरंग की वॉल में एक होल हो रहा था जिसके थ्रू उन दोनों ने सब कुछ अंदर झांक कर देखा। सुशी जिस तरीके से सिजुई को ट्रीट कर रहा था वो सब देखकर वांगजी को बहुत गुस्सा आने लगा। वांगजी बेचैन से हमला करने ही वाला था लेकिन विंग ने उसे रोका और उससे कहा, लंजा अभी तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना होगा, अभी हम अपनी आइडेंटिटी उन्हें नहीं बता सकते। लेकिन वेंग को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि वांगजी को आईयूएन के दर्द में होने पर इतना असर क्यों पड़ रहा है, क्योंकि अभी वेंग को नहीं पता था कि वो आईयूएन वैन आईयूएन है। जब वेंग से कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने वांगजी से पूछा, लंचा सुजी को दर्द में देखकर तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैंने तुम्हें कभी इस तरीके से रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। जब वांगजी कोई जवाब नहीं देता तो वेंग फिर उससे पूछता है, क्या तुम उससे प्यार करते हो? वांगजी वेइंग की तरफ बिना देखे ही हाँ कर देता है। ये सुनकर वेइंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वेइंग सोचने लगता है, आखिरकार तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए ही थे ना क्योंकि तुम्हें मुझ पर तरस आता था। अगर तुम सुजुई को ही प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों के बीच आने वाला कौन होता हूँ? यह सब कुछ ठीक कर देने के बाद मैं वापस अपने लोनली ब्रिज पर चला जाऊंगा। मैंने पहले भी अकेले रास्ता तय किया था और मैं फिर से कर सकता हूँ। विंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं लेकिन वांगजी उसकी तरफ नहीं देखता क्योंकि उसकी नज़रें सिर्फ सुजुई पर ही थीं, क्योंकि सुजुई रोने लगा था। विंग वांगजी से कहता है, लंजा तुम चिंता मत करो, मैं सुजुई को कुछ नहीं होने दूंगा। विंग अपने पेपरमैन का इस्तेमाल करके वहाँ जितने भी गार्ड्स थे उन सबको चकमा देता है जिससे वो सब बाहर चले जाते हैं। विंग और वांगजी एक एक करके सारे स्टूडेंट्स को सुरंग की तरफ ले आते हैं। वांगजी फिर वहां साइलेंसिंग चार्म का इस्तेमाल कर देता है जिससे उन लोगों की आवाज़ बाहर तक ना पहुंच सके। सुजुए धीरे धीरे होश में आता है और वो विंग को वे गगा बुलाता है। सुजू उसके गले लग जाता है और उससे कहता है, वे गगा मैंने आपको बहुत याद किया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पहले आपको नहीं पहचान पाया। विंग को समझ नहीं आता तो वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, लंजा मुझे लगता है तुम्हारे सुजुई को कोई मेंटल प्रॉब्लम हुई है। वांगजी वियिंग और सुजुई दोनों को गले लगाते हुए कहता है, सुजुई क्या तुम्हारी मेमोरीज वापस आ गई हैं? सुजुई कहता है, हाँ हंगुंजुन, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मुझे वे गगा वापस लौटाए हैं। वियिंग कहने लगता है, ये तुम दोनों किस बारे में बातें कर रहे हो? वांगजी कहता है, वियिंग लैन सुजी वैन आईयूएन है, तुम्हारा आईयूएन हमारा आईयूएन। वियिंग रोने लगता है और सुजू को गले लगाते हुए कहता है, आयुएन जिंदा है, लेकिन ये कैसे हुआ? वांगजी कहता है, वियिंग तुम्हारे जाने के बाद मैं ब्यूरल माउंट्स में आया था, तभी मुझे आयुएन मिला था, उसे बहुत बुखार था, इसलिए मैं उसे अपने साथ क्लाउड रिसेस ले आया था। क्योंकि मुझे पनिशमेंट मिली थी इसलिए मैं 3 साल तक उसकी देखरेख नहीं कर सका, लेकिन ब्रदर ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, तब से वो हमारे साथ ही है। विंग कहता है, लंजा तुम्हें पनिश क्यों किया गया था और तुम्हारे बैग पर वो मार्क्स? वांगजी कहता है, विंग अभी ये सही समय नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। सुजी कहता है, वे गगा फीवर की वजह से मुझे कुछ भी नहीं याद था, लेकिन जब हंगुन जुन आपको वापस क्लाउड रिसेस लाए थे मुझे तभी आप बहुत जाने पहचाने लगते थे।
आपकी बातें करने का तरीका और स्पेशली जिस तरह हंगुंचन आपको देखा करते थे। तभी वांगजी कहता है, सुजे ये सब बातें बाद में भी की जा सकती हैं। अब वेइंग अपने रोब से एक पेपरमैन निकालता है, उस पर कुछ सिंबल्स ड्रॉ करता है और वो पेपरमैन सुरंग की तरफ जाने लगता है। वांगजी उससे पूछता है, वेइंग तुम क्या करने का सोच रहे हो? अब वेइंग अपनी बॉडी पर कुछ सिंबल्स ड्रॉ करता है और एक ब्लैंक पेपर पर वांगजी को कुछ म्यूजिकल नोट्स लिखकर देखता है और उससे कहता है, लंजा जैसे ही वो पेपरमैन वापस आएगा मैं उधर जाऊंगा और तब तुम्हें ये म्यूजिकल नोट्स प्ले करने हैं। वांगजी कहता है, ये नोट्स तो आत्माओं को शांत रखने के लिए प्ले किए जाते हैं ना। विंग तुम क्या करने का सोच रहे हो? तो विंग उसे कहता है, लंजा तुम जानते हो अगर तुम मुझे रोकने की भी कोशिश करोगे तब भी मैं ये करूँगा। हमारे पास यही रास्ता है लंजा। तो वांगजी उससे कहता है, विंग तुम्हें पता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहोगे। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन इससे पहले वांगजी कुछ और कहता, वेइंग उसे किस कर लेता है और उससे कहता है, मुझे पता है लंजा और मेरा भी कोई मरने का इरादा नहीं है। मैं तुम्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकता और अब तो हमारे पास आयुएन भी है। इतने समय से बेचारा इतनी बोरिंग लाइफ जीता आ रहा होगा अपने बोरिंग फादर यानी तुम्हारे साथ। लेकिन इससे पहले वेइंग अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सके, वांगजी उसके लोअर लिप पर बाइट कर लेता है। वांगजी उससे कहता है, वेइंग अभी मुझे लुभाने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम्हें पता है ना ही तो ये सही समय है और ना ही सही जगह है। वेइंग कहता है, लंचा जिस दिन मैं तुम्हें लुभाना बंद कर दूंगा उस दिन शायद मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब वो उसके कान में चुपके से कहता है, क्लाउड रिसेस में वापस पहुंचकर हमें और भी बहुत कुछ करना है। तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? वांगजी के ईयर्स रेड होने लगते हैं। अब वो पेपरमैन वापस आता है और वेइंग उसे अपनी हथेली पर लेता है। वेइंग वांगजी से कहता है, लंचा जैसे ही मैं चिंचिंग प्ले करूँगा तुम्हें ये म्यूज़िक प्ले करना है और उन पपेट्स के अंदर जो भी रिसेंटफुल एनर्जी है वो सब मेरे अंदर एंटर कर जाएगी, जिस वजह से सुशे को पता चल जाएगा कि पपेट्स में कुछ तो प्रॉब्लम है और वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिससे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा और ब्यूरियल माउंट्स में लगा बैरियर कमज़ोर होने लगेगा। वांगजी उससे कहता है, वेइंग क्या कोई और तरीका नहीं है रिसेंटफुल एनर्जी को तुम्हारे अंदर एंटर करने देना? ये तो डेंजरस हो सकता है ना? वेइंग स्माइल करते हुए कहता है, लंचा तुम सच में सिर्फ मेरे बारे में सोचते हो ना? इन लोगों के बारे में भी सोचो ना, ये लोग इनोसेंट हैं। रिसेंटफुल एनर्जी के इस्तेमाल की वजह से ये लोग पपेट्स बन गए हैं। अगर मैं उस एनर्जी को अपने अंदर आने दूं और उसे कंट्रोल कर सकूं तो शायद मैं इन लोगों को भी ठीक कर सकता हूं। तुम्हें याद है ना, लैंटर्न फेस्टिवल वाले दिन हम दोनों ने प्रॉमिस किया था कमज़ोर लोगों की हमेशा मदद करेंगे। वांगजी को भी वो सब कुछ याद आता है और वो वेइंग की प्लान के लिए मान जाता है। अब वेइंग अपनी फ्लूट बजाना शुरू करता है और वांगजी अपना जिदर प्ले करता है। धीरे धीरे वो सारे पॉपेट्स अंदर की तरफ आने लगते हैं और वेइंग के आसपास काला धुआं इकट्ठा होने लगता है। जैसे जैसे वो काला धुआं वेइंग के अंदर एंटर करता है, वेइंग के हाथ और भी ज़्यादा कपकपाने लगते हैं। वांगजी को वेइंग की कंडीशन दिख जाती है, लेकिन वेइंग के इशारे करने पर वांगजी जिदर प्ले करना बंद नहीं करता। अब कुछ समय बाद वहाँ सुशे आता है। वेइंग के आसपास काला धुआं इकट्ठा हुआ देख सुशे कहने लगता है, वे वुशियन मुझे पता था तुम मरे नहीं हो, तुम वापस जरूर आओगे। सुशे भी कुछ म्यूजिकल नोट्स प्ले करता है, लेकिन उसे दिख जाता है कि वो वेइंग और वांगजी से नहीं जीत पाएगा, तो वो पोर्टल तालिस्मान इस्तेमाल करने का सोचता है। लेकिन इससे पहले कि सुशे कोई स्पेल पड़ता, वो दोनों उसको पकड़ते हैं और उसे ज़मीन पर फेंक देते हैं। वैनिंग तुरंत सुशे के हाथ बांध देता है। वेइंग अपनी फ्लूट प्ले करना बंद नहीं करता, जिससे वो सारे लोग जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का असर था वो धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं और ज़मीन पर नीचे गिर जाते हैं। अब वेइंग फ्लूट प्ले करना बंद कर देता है। वेनिंग वेइंग से कहता है, मास्टर वे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सुशे को जल्दी नहीं रोक पाया। वेइंग कहता है, वेनिंग इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमने ही सुशे की इंटेलिजेंस को कुछ कम समझ लिया था। ऐसा कहकर वो वेनिंग के शोल्डर्स पर हाथ रखता है, लेकिन तुरंत हाथ हटा लेता है और वांगजी को देखने लगता है। अब तीनों मिलकर सुरंग की तरफ जा रहे होते हैं। वेनिंग सुशे को लेकर जा रहा होता है। तभी वेइंग वेनिंग से कहता है, हम दोनों को थोड़ा समय दो, हम अभी आते हैं। वेनिंग सुशे को लेकर यंग स्टूडेंट्स के पास चला जाता है। इधर वेइंग वांगजी से कहता है, लंचा मेरा विश्वास करो, इस बार मेरा वेनिंग को टच करने का कोई इरादा नहीं था।
वांग जी को वेइंग की ये हरकतें बहुत क्यूट लगती हैं और वो सीधे वेइंग को वॉल पे पुश करता है और उसे किस करने लगता है और अगेन वो उसे बाइट करने लगता है। वेइंग भी भूल जाता है कि उनसे कुछ दूरी पर ही काफ़ी सारे यंग स्टूडेंट्स हैं जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी वांग जी के ट्राउज़र बेल्ट को खोलने लग जाता है। वांग जी उसका हाथ हटा देता है और उससे अलग हो जाता है। तो वेइंग उससे कहता है, लंजा तुम मुझे क्यों डांट रहे हो, तुमने शुरुआत की। वेइंग अपने फिंगर्स को वांग जी के लिप्स पर फिराते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रहा था। वांग जी उससे अलग होता है और उससे कहता है, आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और सुरंग की तरफ जाने लगता है। वेइंग सोचने लगता है, उसने मुझसे माफ़ी क्यों मांगी। वांग जी देखता है कि अभी भी सिजुई और जिनलिंग को छोड़कर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो वेइंग को ही ये सब का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। वांग जी को बहुत दुख होता है और वो वेइंग से कहता है, वेइंग तुम इन लोगों के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे और ये लोग अभी भी तुमसे कितना नफरत करते हैं। वेइंग उसे संभालता है और उससे कहता है, लंजा वो लोग मुझे उस तरीके से नहीं समझते जैसे तुम समझते हो। वेइंग उन सारे यंग स्टूडेंट्स से कहता है, तुम लोग चाहो तो मुझसे नफरत कर सकते हो, लेकिन हंगुन जुन ने कुछ भी गलत नहीं किया है, उन्होंने आज तक हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। अब तुम सब लोगों को हमारी बातें माननी होगी, वरना क्लान लीडर जिन सारी क्लान्स को अपने कब्जे में कर लेंगे। वो क्लान लीडर सुशे ही थे जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया, और ये सब उन्होंने क्लान लीडर जिन के कहने पर किया। कुछ यंग स्टूडेंट्स को तो वेइंग की बातों पर विश्वास हो जाता है, लेकिन कुछ उसकी बातों का विश्वास नहीं करते। कुछ स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, वे वुशियन तुम तो हमेशा सारे क्लान्स के दुश्मन रहे हो ना, जिसने सारे क्लान्स को परेशान कर रखा था, फिर तुमने हमें क्यों बचाया। अब वांग जी से बर्दाश्त नहीं होता और वो उनसे कहता है, अच्छा होगा कि तुम अपने हिस्ट्री को अच्छे से रीड करो। वेई वुशियन ने पहले से कभी किसी क्लैन पर अटैक नहीं किया था। उसने डेमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल वैन क्लैन के उन लोगों के लिए किया था जिसने काफी क्लैंस को परेशान कर रखा था, और वैन क्लैन के इनोसेंट लोगों की उसने मदद की थी। इससे पहले वांग जी कुछ और कहता, वेंग उससे कहता है, लंचा कोई बात नहीं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, कुछ क्लान के जूनियर्स को यही सब सिखाया गया है। वांग जी वेइंग को गले लगाता है और उससे कहता है, वेइंग तुम अपने बारे में कभी क्यों नहीं सोचते, तुम्हें अपनी रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं है। तुम उन लोगों के लिए बोल रहे हो जिन लोगों को अगर तुम मर भी जाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेइंग भी उसे गले लगाता है और उससे कहता है, लंचा हर किसी का दिल तुम्हारी तरह प्योर नहीं है। अब वांग जी सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम लोग अपने फादर्स और अपने क्लान्स को बचाना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जैसा हम कहते हैं। फाइनली सारे यंगस्टर्स को विश्वास हो जाता है कि वो दोनों यहाँ उन्हें बचाने आए हैं, और वो उन दोनों को फॉलो करने के लिए मान जाते हैं। जब सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं तभी वेइंग सुशी के चेस्ट पर 100 होल्स कर्स देख लेता है और सुशी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। जिनलिंग को भी विश्वास हो जाता है कि उसके डैड की मौत वेवुशियन की नहीं बल्कि सुशी की वजह से हुई थी। वेइंग और वांग जी के डराने धमकाने के बाद सुशी फाइनली अपने सारे क्राइम्स सबके सामने बता देता है और मैंग्याओ की भी सच्चाई खोल देता है। जिनलिंग को विश्वास नहीं होता कि उसके अंकल ही उसके पिता को मारना चाहते थे। अब वेइंग कहता है, मैंग्याओ के प्लान से बचने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम तीनों को सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग दिशा में ले जाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स वेइंग के साथ, कुछ स्टूडेंट्स वांग जी के साथ और कुछ स्टूडेंट्स को वेनिंग के साथ जाना चाहिए। लेकिन वांग जी उससे कह देता है, वेइंग चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने से अलग नहीं होने दूंगा। और वो सारे स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करने लगता है कि उन्हें केव की तरफ कैसे जाना है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, क्यों ना हम अपनी तलवारों का इस्तेमाल करें यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तभी सुजुई कहता है, हम अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इससे क्लैन लीडर जिन को पता चल सकता है कि हम लोगों को बचा लिया गया है। क्या पता उन्होंने इस जगह और भी लोगों को रखा हो हमारे ऊपर नजर रखने के लिए। ये सुनकर वेइंग वांग जी के पास जाता है और उससे कहता है, लंजा तुमने उसे काफी अच्छे तरीके से पाला है। वांग जी उससे कहता है, वेइंग वो तुम्हारा था तो मुझे ऐसा करना ही था, तुम्हारे जाने के बाद मेरी दुनिया खत्म सी हो गई थी, अगर आईयूएन भी नहीं होता तो शायद मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं होती। वेइंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, लंजा काश मैं उसी वक्त तुम्हारे साथ गूसू चलता जब तुमने मुझसे पहली बार पूछा था। वांग जी कहता है, वेइंग हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब सच बस इतना है कि हम दोनों साथ साथ हैं और हम कभी अलग नहीं होंगे। अब सारे स्टूडेंट्स को एक सेफ जगह ठहराकर वेइंग, वांग जी और वैनिंग केव में आगे की तरफ जाते हैं।
वांग जी सोचने लगता है, मैंग्याओ अभी तक यहाँ नहीं आया, क्या उसने अपना प्लान बदल दिया है? वो यूं कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो ये नायरन लेने के लिए जरूर आएगा। तभी वांग जी को जेंगछा का मैसेज मिलता है। जेंगछा और लैन चिचैन ने ही कोई ना कोई बहाना लगाकर मैंग्याओ को कुछ समय के लिए रोक रखा था, जिससे विंग और वांग जी सारे यंग स्टूडेंट्स को बचा सकें। लेकिन अब वो सब लोग मैंग्याओ के साथ 1-1.5 घंटे में केव तक पहुंचने ही वाले थे। विंग वांग जी से कहता है, तो अब समझ आया मैंग्याओ अभी तक क्यों नहीं आया। अब विंग वांग जी से कहता है, लंचा तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब हम इस केव में आए थे तो मैं काफ़ी वीक था और ब्लड स्पेल की वजह से मेरी एनर्जी और भी कम होती जा रही थी। वांग जी कहता है, हाँ मुझे याद है, तब तुम फिजिकली भी वीक थे और मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड था। क्या तुम फिर से इस केव में जाने का सोच रहे हो? हुइंग कहता है, हाँ लंजा, लास्ट टाइम हम केव से ये नायरन को तो निकाल पाए थे, लेकिन यहाँ जो इतनी सारी आत्माएं बंद थीं उनको हम फ्री नहीं कर पाए। हमें कुछ करना होगा। वांग जी कहता है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो मैंग्याओ को महसूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मौजूद नेगेटिव एनर्जी की वजह से किसी भी कल्टीवेटर को पता चल सकता है कि ये जगह रिसेंटफुल एनर्जी से दूषित है। ये सुनकर विंग एक दुखी स्माइल के साथ कहने लगता है, जैसे कि मैं रिसेंटफुल एनर्जी से दूषित हूँ। वांग जी उसकी सैड स्माइल बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे गले लगाते हुए कहता है, प्लीज़ विंग ऐसा मत कहो। विंग भी वांग जी को गले लगाते हुए कहता है, हाँ गुंजन, काश मुझे क्लाउड रिसेस में ही पता होता कि तुम इतने परफेक्ट हो। हम दोनों ने अपना कितना सारा समय वेस्ट कर दिया ना। विंग वांग जी के लिप्स पर अपनी फिंगर्स फिराते हुए कहता है, जो भी समय हम दोनों ने साथ में क्लाउड रिसेस में बिताया। इससे पहले कि विंग अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाता, वांग जी उसे एक पेड़ के पीछे खींच लेता है। वांग जी वियिंग के ऊपर साइलेंसिंग चार्म लगा देता है, जिससे वियिंग उसे गुस्से में देखने लगता है। अब वांग जी उसके एयर पे बाइट करता है और उससे कहता है, वियिंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि क्लाउड रिसेस की बात मत किया करो। मुझे हम दोनों के साथ में बिताए सारे वो पल याद आ जाते हैं। अब वांग जी वियिंग के चीक्स पिंच करते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ज़्यादा लाउड नहीं होगे तो मैं तुम्हारे ऊपर से साइलेंसिंग चार्म हटा दूंगा। विंग अपना सिर हिला देता है और वांगजी उसके कान में चुपके से कहता है, मुझे लगता है हमारे पास अभी 10 मिनट्स हैं। क्योंकि वियिंग कुछ बोल नहीं सकता था तो वो अब भी उसे गुस्से में देखता है। वांगजी स्माइल करता है और वियिंग को किस करने लगता है। वांगजी उससे कहता है, वियिंग, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि तुम कितने ब्यूटीफुल हो। तुम तब भी बहुत ब्यूटीफुल थे जब हम दोनों क्लाउड रेसेस में थे, लेकिन शायद तब तुम मुझे पसंद नहीं करते थे। अब वांग जी वियिंग के उस तिल को किस करता है जो उसके लिप्स के जस्ट नीचे था। वांग जी उसकी साइलेंसिंग चार्म हटा देता है और वियिंग तुरंत वांग जी के गले लग जाता है। वियिंग उससे कहता है, हंगुंजुन, प्लीज़ मुझे टच करो। ये सुनते ही वांग जी उसके अपर गारमेंट्स खोल देता है और तुरंत उसे ग्राउंड पर लेटा देता है। वांग जी वियिंग को चेस्ट पर हर जगह किस करता है। विंग जब उठने की कोशिश करता है तो वांगजी फिर उसे ग्राउंड पर पुश करता है और उससे कहता है, मैं अभी तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। और वो फिर विंग की लोअर लिप पर बाइट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ वेनिंग की आवाज़ आती है। वेनिंग कहता है, मास्टर्स, मैंने आसपास देख लिया है, यहाँ कोई भी नहीं है। वांगजी तुरंत खड़ा होता है और विंग की ड्रेस ठीक करता है। विंग कहता है, वेनिंग, तुम्हें यंग स्टूडेंट्स पर नज़र रखनी चाहिए और देखना कि सुशे भागने की कोशिश ना करे। लेकिन वांगजी वेनिंग को रोकता है और वेइंग से पूछता है, वेइंग, हमारे पास 1 घंटे से भी कम समय बचा है, आगे तुम्हारा क्या करने का प्लान है? सुशे बहुत ही बुरी हालत में मैंग्याओ के पास पहुंचता है। सुशे उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि मैंग्याओ सारे क्लान लीडर्स के साथ था तो वो सारा इल्ज़ाम सुशे पर डालकर सारे गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए कह देता है। सुशे कहने लगता है, क्लान लीडर, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने सिर्फ आपके लिए अपनी चेस्ट पर वो 100 होल कर्स मार्क्स झेला था। और वो अपनी शर्ट खोलकर सारे क्लान लीडर्स को वो सब दिखा देता है। लेकिन मैंग्याओ उसे सबके सामने झूठा साबित करने की कोशिश करता है। सुशे कहने लगता है, क्लान लीडर, अब मुझे समझ आया, मेरी ही सारी गलती थी। मैंने लैन क्लान के साथ धोखा किया। मैंने आपका साथ देकर जिन दुश्मन के मौत के इल्ज़ाम में यिलिंग पैट्रियार्क को फंसाने की कोशिश की और लास्ट में आपने मेरे साथ ऐसा किया। इससे पहले कि सुशे कुछ और कहता, मैंग्याओ गार्ड्स को उसे वहां से ले जाने के लिए कह देता है और सारे गार्ड्स सुशे को वहां से लेकर चले जाते हैं। जेवुजुन ने जो भी कुछ सुना था उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे मैंग्याओ पर बहुत विश्वास था। वो मैंग्याओ के पास आता है और उससे कहता है, क्या ये सब कुछ सच था?
मैंग्याओ जीवुजुन को मनाने की कोशिश करता है, ब्रदर प्लीज़ उसकी बातों का विश्वास मत करिए, उसने जो भी कुछ कहा वो सब कुछ झूठ था। लेकिन तभी वहाँ पर वेइंग और वांगजी आ जाते हैं। वेइंग को देखकर मैंग्याओ सारे क्लैन लीडर्स से कहता है, आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हमें ईलिंग पैट्रियार्क को अभी की अभी ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन इस बार मैंग्याओ की बातों का कोई विश्वास नहीं करता। वेइंग सारे क्लैन लीडर्स की तरफ बढ़ता है और सबसे कहता है कि सारे यंग स्टूडेंट्स सेफ हैं और उन्हें कुछ नहीं हुआ है। एक क्लैन लीडर वेइंग की तरफ बढ़ता है और उनसे कहता है, सारे यंग स्टूडेंट्स तुम्हारे पास हैं। तभी वांगजी वेइंग को पीछे करते हुए खुद सामने आ जाता है और कहता है, वेइंग ने ही उन सबको बचाया है। वो सभी लोग एक सेफ जगह पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है अभी भी कुछ लोग हैं जो वेइंग पर डाउट करेंगे और उसकी कोई ना कोई गलती निकालने की कोशिश करेंगे। वेइंग उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, लंजा कोई बात नहीं, ये सब रहने दो। अब वांगजी अपने ब्रदर लान चचान से मिलता है। लान चचान उससे कहता है, वांगजी क्या तुम ठीक हो? तुम दोनों को साथ देखकर लगता है कि वांगजी ने अपनी सारी फीलिंग्स यंग मास्टर वे को बता दी हैं। वांगजी और वेइंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वांगजी वेइंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ब्रदर अब हम दोनों साथ साथ हैं। लान चचान वांगजी के शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहता है, वांगजी तो क्या तुम अब यंग मास्टर वे को गुसु लाने का सोच रहे हो? वांगजी एकदम शॉक्ड रह जाता है और कहता है, ब्रदर आपको कैसे पता? लान चचान कहता है, वांगजी जब तुमने मुझसे एक बार गुसु में कहा था कि तुम किसी को यहाँ वापस लाना चाहते हो, तभी मैं समझ गया था कि तुम यंग मास्टर वे की बात कर रहे हो। तुम चिंता मत करो वांगजी, मैं अंकल से तुम्हारे और यंग मास्टर वे की बात ज़रूर करूँगा। इस बार मैं तुम्हारी खुशियों को तुम्हें वापस लौटा कर रहूँगा। वांगजी लान चचान के गले लग जाता है। तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि सोशे और मैंग्याओ वहाँ से गायब हो गए थे। वांगजी तुरंत वेइंग से कहता है, वेइंग अपनी चेंचिंग का इस्तेमाल करो। वेइंग चेंचिंग प्ले करता है। ब्लैक स्मोक उसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती है और उसकी आंखें रेड होने लगती हैं। कुछ समय बाद सोशे जहाँ छुपा हुआ था वहाँ से खिंचता हुआ सीधे वेइंग के पैरों में आकर गिरता है। वेइंग कहता है, मैंग्याओ सोशे हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रहा था, लेकिन फिर भी तुमने उसे धोखा दिया। तभी वहाँ अचानक एक और म्यूजिक प्ले होने लगता है और काफी सारे पपेट्स आकर सारे क्लान लीडर्स पर अटैक करने लगते हैं। पपेट्स के साथ कुछ रेड कलर का धुआं भी उन लोगों पर अटैक करता है, लेकिन कोई भी लान चुचैन पर हमला नहीं करता। म्यूजिक अचानक से रुकता है और एक तलवार सीधे वेइंग की बैक की तरफ आ रही होती है। क्योंकि वांगजी का ध्यान उधर नहीं था, लेकिन लान चुचैन उस तलवार को देख लेता है और वेइंग को बचाने के लिए वो वहां आ जाता है। तभी जेंगशा की नज़र लान चुचैन पर पड़ती है और वो लान चुचैन को बचाने के लिए अपनी तलवार से अटैक करता है। दो स्पिरिचुअल वेपन्स आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक और नाइफ वहां उड़ता हुआ आता है और जेंगशा लान चुचैन को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। जेंगशा घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। वेइंग ये देखकर घबरा जाता है। वांगजी जेंगशा की पल्स चेक करता है और वेइंग से कहता है, वो सिर्फ बेहोश हुए हैं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लान चुचैन उस नाइफ को देखता है और सबसे कहता है कि ये तो मैंग्याओ का नाइफ है। लान चुचैन उस डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ से वो नाइफ आया था और वो वांगजी से कहता है, वांगजी मुझे लगता है मैंग्याओ यहाँ से जा चुका है। जेंगशा की हालत देखकर लान चुचैन उससे माफ़ी मांगता है और मैंग्याओ को ढूंढने के लिए निकलने लगता है। तभी वांगजी उससे कहता है, ब्रदर ये सेफ नहीं होगा, उसके पास ये नायरन का एक हिस्सा है और वो उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। लान चुचैन कहता है, वांगजी मुझे पता है मैंग्याओ ने बहुत से ऐसे गुनाह किए हैं जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि वो मुझे कुछ नहीं करेगा। वांगजी कहता है, ब्रदर मैं आपके बिना क्लाउड रिसेस वापस नहीं जाऊंगा। तो जेवुजुन कहता है, ठीक है वांगजी, तुम मेरा युनमग में इंतज़ार करना, मैं आज रात तक वहाँ ज़रूर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर लान चुचैन वहाँ से चला जाता है। अब वांगजी वेइंग के पास आता है जो जेंगशा को संभाल रहा था। वेइंग उससे पूछता है, लंजा जेवुजुन कहाँ हैं? वांगजी कहता है, वो मैंग्याओ को ढूंढने के लिए गए हैं। तभी जेंगशा खड़ा होता है और कहता है, लेकिन कब और क्यों? वांगजी कहता है, क्लैन लीडर जियांग, ब्रदर ने मुझसे कहा है कि वो आज रात तक हम सबसे लोटस कोव में मिलेंगे। अब जेंगशा वेइंग से सारे यंग स्टूडेंट्स के बारे में पूछता है। वेइंग स्माइल करते हुए एक फ्लूट प्ले करता है। तभी वेनिंग वहाँ सारे यंग स्टूडेंट्स को लेकर आ जाता है। सारे क्लैन लीडर्स वेनिंग को देखकर कहने लगते हैं, घोस्ट जर्नल यहाँ क्या कर रहा है? वेइंग कहता है, क्या आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आया कि हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए हैं?
वेन्निंग भी हमारे साथ ही है। मैंने वेन्निंग जैसा प्योर और जेंटलमैन आज तक कभी नहीं देखा। वांग जी उसकी तरफ मुंह बनाने लगता है तो वेइंग कहता है, ऑफ कोर्स लांगवांग जी को छोड़कर उसके जैसा परफेक्ट मैन तो मैंने आज तक नहीं देखा। और वो वांग जी से माफ़ी मांगने के इशारे करने लगता है। वांग जी स्माइल करता है। तभी आयुन, जनलिंग और सारे स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं। आयुन वेइंग को गले लगता है। वेइंग को थोड़े पेन का एहसास होता है और वो कहता है, आयुन सच में तुम्हारे बाजुओं में बहुत दम है। वेइंग वांग जी की तरफ आंख मारते हुए कहता है, लंजा मुझे लगता है तुम्हें मेरी बॉडी के हर एक पार्ट को अच्छे से चेक करना होगा, मुझे कहाँ कहाँ चोट लगी है। सुजू को थोड़ा शाय फील होता है तो वो कहता है, वे गगा हंगुन जुन, मैं वेनिंग अंकल के पास जा रहा हूँ। सुजुई के जाने के बाद वांग जी वेइंग को खींचता है और उससे कहता है, वेइंग तुम्हें अपने वर्ड्स पर ध्यान देना चाहिए, सुजुई के सामने भी तुम ऐसे ही कुछ नहीं कह सकते। वेइंग अपने लिप्स पर इशारे करते हुए कहता है, लंचा शायद मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तुम्हें मुझे बाइट करना चाहिए। वांग जी कहता है, शेमलेस। अब वो सब लोग मिलकर कैरेजेस की तरफ जाने लगते हैं। तभी वेइंग जंगचा के पास जाता है और उससे कहता है, जंगचा क्या मुझे और वांग जी को तुम्हारा एक कैरेज मिल सकता है? मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है तो मैं एक डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ और लंजा अच्छे से जानता है कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है ना लंजा? वांग जी सिर हिला देता है और सारे क्लान लीडर्स से कहता है, जेंटलमैन मेरा पार्टनर ठीक फील नहीं कर रहा है तो मुझे उसके साथ जाना होगा। सारे क्लान लीडर्स पार्टनर शब्द सुनकर शॉक रह जाते हैं। तभी वेइंग कहता है, मैं और लंजा स्पिरिचुअल पार्टनर्स हैं। कुछ समय पहले मैंने अपनी कोर खो दी थी और वांग जी ने मेरी कोर ठीक करने में मेरी मदद की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दोनों की कोर अब मिल चुकी हैं। तो प्लीज़ मुझे कुछ समय दीजिए, मेरी स्पिरिचुअल पावर्स काफ़ी वीक हैं और उन्हें ठीक करने के लिए मुझे हंगुन जुन की मदद चाहिए। सारे क्लान लीडर्स अभी भी डाउटफुली उन्हें देखने लगते हैं। तो वेइंग कहता है, जब मैंग्याओ वापस आएगा तो जाहिर सी बात है वो डेमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल करेगा, तो आप लोगों को फिर से बचाने के लिए मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये बात सुनते ही सारे क्लैन लीडर्स सेल्फिश हो जाते हैं और वेइंग से कहते हैं, आपको जो करना है वो करिए। जेंगशा सारे लोगों को लोटस कोव जाने के लिए कहता है। अब सब लोग मिलकर वहाँ जाने लगते हैं। वेइंग वांग जी के पास जाता है लेकिन वांग जी उसकी तरफ नहीं देखता और बिना उसे देखे ही वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में तकलीफ हो रही है? क्या तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी सच में लो हो गई है? वेइंग कहता है, हाँ हंगुंजुन, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो? वांग जी अब भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखता तो वेइंग उसके फेस को पकड़ता है और उससे कहता है, लंचा क्या तुम मुझसे अपसेट हो? वांग जी केव की तरफ जाने लगता है और उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम ठीक हो। वांग जी उससे कहता है, इस गुफा में जो आत्माएं बंद हैं उनका क्या करना है? वेइंग कहता है, मैं सोल रिलीजिंग म्यूजिक प्ले करता हूँ और तुम इंक्वायरी प्ले करो, इस तरीके से हम उन्हें यहाँ से फ्री कर सकेंगे। वांग जी अपना जिदर लेकर बैठ जाता है और बिना वेइंग को देखे ही वो प्ले करने लगता है। वेइंग सोचने लगता है, क्या इस बार मैंने उसे सच में अपसेट कर दिया है? सारी लॉस्ट सोल पीसफुली वो गुफा छोड़ देती हैं। वेइंग और वांग जी को म्यूजिक प्ले करते करते शाम हो जाती है। अब वेइंग वांग जी से स्माइल करते हुए कहता है, लंचा काम हो चुका है। वांग जी भी अपना जिदर हटाता है और उससे कहता है, अब क्या करना है? वेइंग फिर उसे नॉटी स्माइल देते हुए कहता है, हंगुंजुन मुझे पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, क्या तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगे? वांग जी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और सीधे कैरिज की तरफ जाने लगता है। वेइंग उसका हाथ पकड़ता है और वांग जी से कहता है, लंचा मुझे पता है हमारी रिलेशनशिप को लेकर मैंने जो बाकी क्लान लीडर से झूठ कहा तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुम इस बात पर इतना अपसेट क्यों हो गए? वांग जी वेइंग का हाथ हटाता है और उससे कहता है, वेइंग तुमने कहा था कि तुम बहुत थक गए हो, तुम्हें कैरेज में जाकर आराम करना चाहिए। वेइंग को बुरा लगता है और वेइंग फिर से वांग जी से कुछ कहने ही वाला होता है कि वांग जी उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, प्लीज़ वेइंग तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, और गुफा की तरफ अंदर चला जाता है। वेइंग सोचने लगता है, कोई बात तो है जो लंजा उससे छुपा रहा है, लेकिन वो क्या बात हो सकती है? लेकिन वांग जी की बात को मानते हुए वो कैरेज में जाता है और लेट जाता है, लेकिन वो यही सोचता रहता है कि लंजा ने कभी भी अपनी फीलिंग्स पूरी तरीके से उसे जाहिर नहीं की। फिर वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि शायद लंजा एक प्राइवेट पर्सन है और वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को जाहिर करना ज़्यादा पसंद नहीं करता। वेइंग को पता था कि वांग जी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन अब वांग जी को देखकर वेइंग को ऐसा लग रहा था कि कोई बात तो है जिससे लंजा डिस्टर्ब्ड है।
यही सब सोचते सोचते वेइंग सो जाता है। वांगजी केव में जाकर लैन चैन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लैन चैन से कांटेक्ट नहीं कर पाता। अब वांगजी घबराने लगता है और वो बाहर वेइंग को आकर उसे जगाता है। वांगजी उससे कहता है, वेइंग, हमें जिंगशा को कांटेक्ट करना चाहिए। मैं ब्रदर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उनकी चिंता हो रही है। वियिंग वांगजी से वो सब के बारे में बात करना चाहता था जो वो सोच रहा था, लेकिन वो सोचने लगा अभी लंजा जेवुजुन को लेकर काफ़ी परेशान है, अभी वो सब बातें करना ठीक नहीं रहेगा। तभी वांगजी के पास एक बटरफ्लाई उड़ती हुई आती है और वांगजी उसका मैसेज रीड करता है। विंग उससे पूछता है, क्या ये जेवुजुन का मैसेज है? वांगजी कहता है, नहीं, ये क्लान लीडर जियांग का मैसेज है। वांगजी मैसेज रीड करता है तो उसमें जंगछा ने लिखा था, लान वांगजी, मुझे जेवुजुन की बहुत चिंता हो रही है। मुझे लगता है वो ज़रूर किसी मुसीबत में है, प्लीज़ उन्हें ढूंढ निकालो। वांगजी वेइंग से कहता है, वेइंग, क्लान लीडर जैंग ने जब ये मैसेज लिखा होगा तो वो ज़रूर रो रहे होंगे क्योंकि कुछ ऐसे साइंस नज़र आ रहे हैं। वेइंग को वो सब याद आता है किस तरह जंगछा ने जेवुजुन को बचाने की कोशिश की थी, और वो वांगजी से कहता है, लंजा, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? वांगजी कहता है, हाँ वेइंग, मुझे भी यही लगता है। क्लान लीडर जैंग ब्रदर को पसंद करते हैं। विंग वांगजी से कहता है, लंजा, क्लान लीडर जैंग के पास जेवुजुन का हेडबैंड है, शायद मैं अपनी स्किल्स यूज़ करके जेवुजुन का पता लगा सकता हूँ, हमें लोटस कोव की तरफ चलना चाहिए। वांगजी कहता है, विंग, हमें लोटस कोव जाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि इस तरह तो हम समय से नहीं पहुँच पाएंगे। तभी विंग की नज़र घायल सुशे पर पड़ती है। विंग को याद आता है कि सुशे को पोर्टल तालिस्मान का इस्तेमाल करना आता था। वो एम्पैथी के ज़रिए उससे कनेक्शन बनाता है और पोर्टल तालिस्मान को इस्तेमाल करने का प्रोसेस सीख लेता है। विंग तालिस्मान पर कुछ ड्रॉ करता है और वांगजी से उसे पकड़ने के लिए कहता है। अब दोनों लोटस कोव पहुंचते हैं। जेंगछा और वांगजी वही करते हैं जो विंग उन्हें करने के लिए कहता है। वांगजी ब्लड की कुछ बूंदें हेडबैंड पर गिराता है। विंग उससे कहता है, जैसे ही मैं म्यूजिक प्ले करूं, तुम दोनों को लैन चेचैन के बारे में ही सोचना होगा। विंग म्यूजिक प्ले करता है और वांगजी को लैन चेचैन बेहोश हालत में दिखने लगता है। जल्दी ही तीनों को पता चल जाता है कि वो और कहीं नहीं बल्कि गुआइया टेम्पल में है। विंग जिंगछा से कहता है, जब मैं सुशे से एम्पैथी कर रहा था तो मुझे पता चला मेंग्याओ ने रेड ब्रेड मास्टर के हेड को वहीं छुपा रखा है और वहाँ उनकी आत्मा भी बंद है। मेंग्याओ बहुत चालाक है, वो कुछ भी कर सकता है। कहीं वो हम लोगों को हराने के लिए रेड ब्रेड मास्टर की आत्मा का इस्तेमाल करने का तो नहीं सोच रहा। जंगछा घबरा जाता है और वेइंग से कहता है, वे वुशियन, क्या तुम हम तीनों को टेलीपोर्ट के इस्तेमाल से उस टेम्पल तक पहुंचा सकते हो? वेइंग ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का काफ़ी इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन फिर भी वो जंगछा से कह देता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। वांगजी को दिख जाता है कि वेइंग बहुत थक चुका है। वो जंगछा से कहता है, क्लान लीडर जंग, क्या आप हमें कुछ समय दे सकते हैं? जंगछा वहाँ से जाने लगता है और वेइंग उससे कहता है, वेनिंग को यहाँ भेज देना। जंगछा के वहाँ से जाते ही वेइंग बेहोश हो जाता है। वांगजी उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वांगजी उसके फोरहेड पर हाथ रखता है तो उसे पता चलता है कि वेइंग को बुखार था। वांगजी सोचने लगता है, एक बार फिर तुमने अपनी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं दिया ना वेइंग। वांगजी उसे स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद वेइंग को होश आने लगता है। वांगजी उससे कहता है, वेइंग, मुझे माफ़ कर दो, मैं सेल्फिश था। मुझे ब्रदर की बहुत चिंता हो रही थी और मैंने तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। मैंने तुम्हें ये सब करने दिया। वेंग उससे कहता है, लंजा, अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश भी करते तब भी मैं ये करता। तुम मुझे जानते हो और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। वांगजी उसके चेस्ट पर सिर रखते हुए कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वेइंग, मुझे सच बताना, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? वेइंग झूठ बोल देता है, हाँ लंजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांगजी उसके फोरहेड पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें अभी भी बुखार है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? विंग उसे खींचते हुए कहता है, नहीं हांगुनचुन, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ नॉटी थिंग्स करो, लेकिन अभी हमें और भी इम्पोर्टेंट काम करने हैं। वांगजी विंग के हाथों को लेकर उन पर किस करने लगता है। इससे पहले कि वांगजी कुछ और करता, वेनिंग वहाँ आ जाता है। विंग उठने की कोशिश करता है लेकिन वांगजी वापस उसे पुश करते हुए कहता है, अभी नहीं विंग, अभी मैंने तुम्हें पनिश नहीं किया है। वांगजी वेइंग के लिप्स को किस करने लगता है और दोनों फिर बेचारे घोस्ट जनरल को इग्नोर करते हैं। वेनिंग वॉल की तरफ अपना फेस करते हुए कहता है, मास्टर्स, जब आप दोनों फ्री हो जाएं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा।
वांगजी वेइंग को किस करते हुए मौके का फ़ायदा उठाता है और उसे और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगता है। तभी वहाँ पर जिंगचा एंटर करता है और अपना फेस घुमाते हुए कहता है, वे वुशन, मुझे तुमसे तो यही उम्मीद थी, लेकिन हांगुनजुन तुम्हें क्या हुआ है? वेइंग कहता है, जिंगचा सॉरी, हमारा वो मतलब नहीं था, और तुम चिंता मत करो, जेवुजुन को कुछ भी नहीं होगा। जिंगचा कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या तुम खुद को थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं कर सकते? तभी घोस्ट जनरल वहां आता है और कहता है, क्लान लीडर जैंग, दरअसल इस बार मास्टर वे की कोई गलती नहीं है। लान वांगजी शाय फील करने लगता है और वेनिंग की बात को इग्नोर करते हुए कहता है, अब हमें चलना चाहिए। अब वेइंग टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए जिंगछा को उसे पकड़ने के लिए कहता है। तभी वांगजी कहता है, नहीं, क्लान लीडर जैंग मुझे पकड़ सकते हैं। वेइंग उसका हाथ खींचते हुए उसके कान में कहता है, लंजा, वो मेरा भाई है, तुम चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारा हूँ। ओके गाइज, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। जिस चैप्टर पर मैंने आज का पार्ट ख़त्म किया है, चैप्टर का नाम है नीड्स एंड वांट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये नोवेल बहुत बड़ा है, अभी भी इसके कुछ चैप्टर्स बचे हैं, लेकिन 1 या 2 पार्ट्स और बनेंगे शायद इसके, फिर ये नोवेल कंप्लीट हो जाएगा। जो वन शॉट्स मैंने आपको रिकमेंड किए हैं उन्हें ज़रूर रीड करना और मुझे बताना कि आपको वो कैसे लगे। आई होप आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।